नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य और देश की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, मखाना की खेती अपने राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी जिलों में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय कई किसानों ने इसकी रोपाई का कार्य भी कर दिया है। लेकिन जो किसान अभी तक इसकी रोपाई नहीं कर पाए हैं, वह कुछ खास प्रबंधनों को अपनाकर मखाना की रोपाई कर सकते हैं। तो मखाना की रोपाई करते समय किन किन प्रबंधनों को अपनाना है और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IS। किसान भाइयों को रोपाई के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, रोपाई से पूर्व वो खेतों की सबसे आवश्यक चीज़ें हैं। आज के वर्तमान स्थिति में देखें तो अगर सही से खेतों में की जाए तो तालाबों से करीब करीब 1.5 से 2 गुना ज़्यादा पैदावार होता है खेतों में तालाबों की अपेक्षा। लेकिन बात आती है कि अच्छा मैनेजमेंट में आसानी तो तालाब में है, क्योंकि खेत में गहराई कम होने के कारण यहाँ घासों की समस्या ज़्यादा रहती है। मखाना पानी की एक घास है जिसे कुरूपा अखरोट भी कहा जाता है। ये बिहार के उथले पानी वाले तालाबों में बढ़ने वाली घास है। इसके बीज सफेद और छोटे होते हैं। दिसंबर से जनवरी के बीच मखाना के बीजों की बुआई तालाबों में होती है। पानी की निचली सतह पर बीजों को गिराया जाता है। अधिक पानी वाले गहरे तालाब मखाने की खेती के लिए सही नहीं होते। कम और उथले पानी वाले तालाबों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बीज गिराए जाते हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में 80 किलोग्राम बीज बोए जाते हैं। ये प्रभेद के बारे में मेरा कहना है कि सब 2 प्रभेद अभी बिहार प्रदेश में मिलती है और भारत के जो सरकारी संस्थान है मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, यहाँ से स्वर्ण वैदेही जो मखाना की प्रथम प्रभेद विकसित की गई थी वो मिलेगी यहाँ से। और दूसरा सबौर मखाना 1 नाम से आपको पूर्णिया कॉलेज, जो एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया है, भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पूर्णिया, वहाँ से मिल पाएगा। ये दोनों प्रभेद ही अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई जहाँ कहीं भी जो नज़दीक की एरिया उनको लगता है कि उनके गांव के पास से नज़दीक है, वहाँ से वो प्रभेद को परचेज करके, जो कि 100 रुपये केजी दरभंगा में है और पूर्णिया का वहाँ का पता चल जाएगा वहाँ पूछने पर। लेकिन अभी जो दरभंगा से प्राप्त होगी बीज, उन्हें 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा। और पानी की समस्या जहाँ तक पूरी करने की है, तो अगर किसी भी किसान भाई को या कम्युनिटी लेवल पे वो सोलर पैनल है जिनके पास, तो डीजल से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, फिर खेत में करना आसान है। और जो आज तक हमें किसान भाइयों से जो मिलती है जानकारी की, सबसे ज़्यादा समस्या उनको आता है रोपाई करने के बाद घासों की। और इस घास को हटाने के लिए उनके पास सिवाय उसको मजदूर लगाकर हाथों से निकलवाने के उपाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जुताई के समय अप्लाई करना चाहिए 2,4-D नीम का तेल थोड़ा, ये दोनों 2,4-D दवा हर जगह मिल जाती है। ये बीडीसाइड है घास को मारने वाला, इसकी थोड़ी अप्लाई जो आपको 3 ml प्रति लीटर की दर से जो करते हैं हम लोग, इसका छिड़काव रोपाई के समय में ही, जो गीली जुताई करते हैं, जो गीली जुताई के समय उस समय करनी चाहिए, रोपाई के समय नहीं, तब उसके बाद ही रोपाई करें। तो 2,4-D घास मारने में अच्छा काम आता है। तीसरा है आपको काई की समस्या आती है बहुत ज़्यादा, तो काई की समस्या के लिए भी ख़त्म करने के लिए उसको कॉपर सल्फेट तूतिया के नाम से मार्केट में मिलता है। इस कॉपर सल्फेट को कपड़े में 50-50-100 ग्राम का गुठली बना करके खेतों में 5-6 जगह जहाँ पर की घास आ रही है, समस्या वो काई की समस्या है, उस जगह लकड़ी के सहारे कपड़े को बांध के लकड़ी के सहारे पानी में छोड़ दें। और ये काई, ये कॉपर सल्फेट जो है तूतिया, ये घुल करके आपको काई को नहीं होने देगा। काई की मारने का इससे अच्छा दवा नहीं है। दूसरा है कि जो खादों की समस्या है कि क्या खाद दें जिससे कि पौधे का बढ़वार अच्छा हो, उसमें ये बहुत आवश्यक है। गीली जुताई कर उसमें 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से महुआ केक, करंज का केक, खली जो है, महुआ की खली, करंज की खली, नीम की खली, ये जो कुछ भी उपलब्ध है उसको 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गीली जुताई के समय में उसमें मिलाएं। और 2.5 kg के दर से, अगर प्रति कट्ठा के दर से किसान को बताया जाए तो 2.5 kg यूरिया, उसके बाद आपको 2 kg DAP और 1 kg पोटास,
ये तीनों खादों की मात्रा अगर इस तरह से प्रति कट्ठा की दर से अगर किसान भाई करें गीली जुताई के समय, तो हमें लगता है कि फिर पौधे का विकास भी अच्छा होगा और उनको अच्छी आमदनी, अच्छी पौधे पैदावार प्राप्त होगा। अगर खेत में मखाने की खेती करनी है तो इसके लिए सबसे पहले खेत की गहराई जुताई कर लें। इसके बाद खेत में फसल अवशेष और खरपतवारों को निकाल कर बाहर कर दें और 2 से 3 जुताई करने के बाद खेत में 2 फीट तक पानी भर दें। इसके बाद तैयार पौधों की खेत में रोपाई करें। रोपाई करने के लिए जो दूरी है प्रस्तावित है हम लोगों के द्वारा, अनुसंधान केंद्र के द्वारा, वो 1.25 मीटर बाय 1.25 मीटर है। पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.25 मीटर रखनी चाहिए। क्योंकि किसान भाई अपने मछली लेने में अलग से अपना उनका एक अलग इंटरेस्ट है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पाना चाहते हैं, तो मखाना में जनरली नहीं लेते हैं यहाँ किसान भाई। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर मखाना के पैदावार को मेंटेन करते हुए समय निकालने का जो है, मछली को डालने का, अगर इसे करें तो कोई हानि नहीं है और 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से तो खूब आराम से मछली का भी पैदावार वो ले सकते हैं और ये फायदेमंद है और उन्हें जो आर्थिक फायदा भी पहुंचे। बैकयार्ड मुर्गी पालन यानी घर में ही छोटे स्तर पर मुर्गियों का पालन शुरुआत से ही होता आ रहा है, जिससे पहले केवल थोड़ी बहुत ही आमदनी किसानों को मिलती थी, लेकिन अब ये व्यवसाय अच्छी आमदनी कमाने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। इसके लिए किसानों को अब उन्नत नस्लों की मुर्गियों का पालन करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। घर के पीछे मुर्गी पालन अर्थात बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी पुरानी विधा है। काफ़ी दिनों से हमारे लोग करते आ रहे हैं। पूर्व में किसान भाई ये सिर्फ मनोरंजन के लिए पाला जाता था, लेकिन आजकल इसे व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। गांव में आप देखे होंगे कि ग्रामीण मुर्गियां लोग पालते हैं और उसके अंडे या मांस को अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये अभी आप मुर्गी पाल के उसको एक व्यवसाय के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये शून्य प्रबंधन तकनीक मानी जाती है, अर्थात कम लागत में या बिना पूंजी लगाए हुए आप इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। भारत सरकार की योजना के तहत वनराजा और ग्राम प्रिया, श्रीनिधि या फिर झारसीम, ये ऐसी नस्लें हैं, ऐसे कई नस्लें हैं जिसको हम लोगों ने डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एकमात्र संस्था है पक्षी अनुसंधान के लिए, वहाँ इसे विकसित की गई है और इन नस्लों को भारत के परिवेश में ही विकसित की गई है ताकि ये भारतीय परिवेश में अलग अलग राज्यों में अच्छा कर सके। जहाँ तक बिहार और झारखंड की बात है तो यहाँ पर झारसीम, वनराजा एवं ग्राम प्रिया और श्रीनिधि इस तरह की नस्लें काफी अच्छी कर रही और पल बढ़ रही हैं। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। अब इनके प्रबंधन की बात हम लोग करें, अगर आप वनराजा या ग्राम प्रिया अथवा झारसीम इत्यादि नस्ल अगर पालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आप छोटा सा घर अपने आंगन में या घर के पिछवाड़े में या कहीं कोने पर बना सकते हैं और उस घर को हम लोग नाइट शेल्टर, रात्रि गृह कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गियाँ
ब्रॉयलर फार्म की तरह फार्म में नहीं रहा करती हैं। ये सिर्फ रात में उसमें रहने के लिए जाएंगी। दिन भर उन मुर्गियों को बाहर खोल देना है। ये मुर्गियां चराई पर रहती हैं और कीड़ा मकोड़ा, कंकर पत्थर, हरे घास फूस, घर के बचे हुए खाना भोजन इत्यादि खाकर ही रहती हैं। ये मुर्गी इस तरह से बनाई गई है कि हरा पत्ता, बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, मकई, भांग के पत्ता या फिर आलू का, पालक का, गोभी का पत्ता, ये सारा हरा चारा खा करके जिंदा रह सकती हैं। इसके अलावे अगर मछली का दुकान अगल बगल है तो मछली का जो लेदी पेदी निकलता है उसे भी ला करके आप दे दीजिए। इसे भी बड़े चाव से खा करके और इसको पचा करके उनका मांस वृद्धि होती है और अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ता है। कुल मिलाकर उनके भोजन पर होने वाला खर्च लगभग शून्य होता है या काफ़ी न्यूनतम होता है। हाँ, अगर बरसात का दिन है या फिर काफ़ी ठंडक का समय है, अब घर से नहीं निकाले हैं अथवा भोजन की कमी हो जाती है, वैसी स्थिति में मकई का दर्रा, खुद्दी, चावल का गुंडा या फिर चूड़ा मिल का जो छांट बचता है उसे ला करके, या कोई होटल का जूठा खाना मिलता है, कोई अगल बगल अगर प्राइमरी सरकारी विद्यालय है तो मध्याह्न भोजन का जूठा खाना है, वो सब भी लाकर अपने मुर्गियों को दे दें, उसे भी खा करके और ये मांस में परिवर्तित करेंगी और काफ़ी बेहतर करती हैं। लेकिन इनके अंडा उत्पादन का औसत 110 से 120 अंडा बनराजा देती है। अगर ग्राम प्रिया की बात करें तो ये 115 से 125 अंडे तक प्राप्त किया जाता है क्षेत्र के स्तर पे। इनका औसत वजन जब ये बिक्री योग्य होती हैं तो 6 महीने के बाद ये अंडा देने लगती हैं और इनके शारीरिक वजन जब आप बेचने जाइएगा तो 1.5 से 2 किलो होगी। जब ये बर्ड आपकी कल्ड हो जाएंगी अर्थात अंडा देना बंद कर देती हैं, वैसे ही जब बेचेंगे तो 3.5 से 4 किलो तक की मुर्गियाँ होती हैं और मुर्गों का औसत वजन तो 4.5 से 5 किलो तक भी हो जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, काफ़ी देसी होता है। कोई किसान या ग्रामीण महिला अगर घर के पिछवाड़े में छोटा मोटा व्यवसाय करती है और 20-25 मुर्गी रख लेती हैं तो वो साल में 24 से 25 हज़ार रुपया मजे से कमा सकती हैं। तो इससे बेहतर कोई और व्यवसाय नहीं होगा। आप अगर कम पूंजी या बिना पूंजी के किसान हैं तो इससे करके कुछ पूंजी बना के और आप दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना अथवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सबौर रांची झारखंड से के पते पर संपर्क स्थापित कर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, प्रशिक्षण प्राप्त करें। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण अथवा कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करें। बीमार पड़ने पर निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और निःशुल्क दवा और निःशुल्क सरकार के द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं का उपयोग करें और अपना जीवन सुनिश्चित करें, उन्नत हो और व्यवसाय से लाभ प्राप्त करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गंगौली, जिला मुजफ्फरपुर के अमितेश राय ने। आपने उर्वरकों की शुद्धता की जांच के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसानों के द्वारा जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक अपनाया जाता है उसके शुद्धता एवं गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है यदाकदा। तो इनके शिकायत दूर करने के लिए जो राज्य में कृषि विभाग है वह राज्य स्तर पर उर्वरक की गुणवत्ता की जांच कराती है। तो इसके लिए जो प्रमुख उर्वरक हैं मुख्यतः जो उपयोग करते हैं किसान वो यूरिया, डीएपी, एमओपी और जिंक सल्फेट, ये मुख्य उर्वरक है जिसका जांच किसान भाई खुद भी करके और आप उसके शुद्धता की जांच करके और आप उस ऐसे उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से खेती में लाभ मिलता है और जो आर्थिक ह्रास है वो कम होता है।
क्या है यूरिया उर्वरक सभी किसान उपयोग करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वह 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। इसका जो रंग है वह सफ़ेद होता है और दाना गोल होता है और बिल्कुल वाइट कलर वाइट होता है। अगर हम इसको शुद्ध कैसे है, इसका किस प्रकार से पहचान करेंगे, तो इसके लिए जो शुद्धता के जो जांच के तरीके हैं, साधारण तौर तरीका है वह है कि यूरिया के जो पानी में अगर आप घोल डालते हैं और घोल बनाते हैं तो उसको जब आप शीशा का जो फ्लास्क होता है उसको जब आप छुएंगे तो वो बिल्कुल ठंडा लगेगा, तो हम समझेंगे कि यह यूरिया असली है। इसके अलावा एक और इसका लोकल स्तर पर स्थानीय आप पहचान कर सकते हैं, वह है कि जैसे तवा गर्म कर लेते हैं और गर्म तवा जब करते हैं हम तो उस पर यूरिया हम डालते हैं, तो जब देखते हैं कि यह यूरिया पिघल जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है, तो हम समझेंगे, जब कोई अवशेष नहीं बचेगा तो हम समझेंगे कि यूरिया असली है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का अवशेष रह जाता है तो हम समझते हैं कि यूरिया नकली है। डीएपी हमारे पास जो अभी मुख्यतः लोग डायमोनियम फास्फेट इसको कहते हैं और इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। हर एक खेती में डीएपी का उपयोग किया जाता है और यह इसका पहचान है कि सफ़ेद और मटमैला कलर का होता है, भूरा काला देखने में होता है और इसका जो दाना होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित होता है। अब है कि इसका शुद्धता का जांच हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है कि जैसे आप डीएपी का जो दाना है उसको अगर हम तवा पर गर्म करते हैं तो साबूदाना जिस प्रकार से फुदफुदाता है वैसे उसमें एक मतलब आवाज़ निकलता है और फूल जाता है वो काफ़ी, तो हम समझेंगे असली है। और इसका एक बहुत सिंपल पहचान है कि चूना जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे उसको बूझा चूना कहता है लोग, तो खाने वाला चूना इसको कहा जाए, और डीएपी को अगर एक साथ मिलाकर हम जब रगड़ते हैं तो उसमें एक तीखा गंध उत्पन्न होता है, वह अमोनिया गैस के जैसा गंध होता है और अगर उस प्रकार का गंध निकलता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा डीएपी है वो असली है। और जो एक और उर्वरक हम लोग मतलब ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वह है म्यूरेट ऑफ पोटाश, और जो ईंट का जो रंग होता है चूर्ण होता, ईंट का जो चूर्ण हम देखते हैं उस प्रकार का होता है और इसमें बीच बीच में सफ़ेद व्हाइटिश कलर का कुछ ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। आइए अब बात करें म्यूरेट ऑफ पोटाश की शुद्धता के पहचान के संबंध में। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP सफेद कणाकार पिसा हुआ लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। एक आम तौर पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, है ना, वह जिंक जो है सो जिंक सल्फेट के रूप में होता है। इसका जो हम शुद्धता का जो पहचान करते हैं वह है कि 2 गिलास लेते हैं और 1 चम्मच डीएपी और एक दूसरे गिलास में 1 चम्मच जिंक सल्फेट मिलाते हैं। दोनों में 50-50 ml डिस्टिल वाटर का घोल लें और पूर्ण रूप से जब अगर घुल जाए तो सफ़ेद दही जैसा थक्का बनता है, तो यह जो इसकी शुद्धता की पहचान होती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।